अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर है फोर। व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स मेड इन मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैडलीव के पीरियोडिक टेबल में कौन से इम्प्रूवमेंट किए गए थे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैडलीव के पीरियोडिक टेबल में कौन सी खामियां थी या शॉर्ट कमिंग्स थे या ड्रॉबैक्स थे। नंबर वन, मैडलीव के पीरियोडिक टेबल का मसला ये था कि एलिमेंट जो है वो एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज किए गए थे। एटॉमिक मास जो है कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है एलिमेंट के करैक्टरिस्टिक्स को, एलिमेंट्स की खसूसियात को डिफाइन करने के लिए। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, एलिमेंट्स को, क्योंकि एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हुए थे 1911 में, तो एटॉमिक नंबर के दरियाफ्त होने के बाद एलिमेंट को फिर एटॉमिक नंबर की बेस पे तरतीब दिया गया। इससे पहले एलिमेंट को एटॉमिक मासेस की बेस पे तरतीब दिया गया था। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। एक तो पहला इंप्रूवमेंट ये था। नंबर टू, ग्रुप 8A वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर नोबल गैसेस। के मेडलीफ के पीरियाडिक टेबल में एक मसला था कि उस वक्त नोबल गैसेस दरियाफ्त शुदा नहीं थे। बाद में जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है उसमें एक और जो चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया वो नोबल गैस बाद में डिस्कवर हुए थे। तो नोबल गैसेस के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A बनाया गया, जो कि पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे है। जैसे ये इस साइड पे है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो ये ग्रुप 8A है, ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी इंप्रूवमेंट ये थी। और एक थर्ड, मेडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कुछ एलिमेंट, खास तौर पे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स थे कुछ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। इसके अलावा यहाँ पे इन्हीं के साथ जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया था, गो के इनके प्रॉपर्टीज एक जैसे नहीं थे। तो मेडलीफ के पीरियोडिक टेबल की एक खामी ये थी। तो फिर इस खामी को भी दूर किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। किस तरह से कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो सब ग्रुप इंट्रोड्यूस किए गए, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। और सब ग्रुप ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनको सब ग्रुप ए में रखा गया। सब ग्रुप ए, सब ग्रुप ए, और ए में से भी सेकंड ए के एलिमेंट हैं ये। और रेडियम को भी इसी ग्रुप में रखा गया था, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी को सब ग्रुप बी में रखा गया, सब ग्रुप बी में। तो इस तरह से इसमें से भी सेकंड बी, 2B में रखा गया। तो इस तरह से दो सब ग्रुप इंट्रोड्यूस किए गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और उन सब ग्रुप के अंदर इस तरह से एलिमेंट्स का जो मसला था उनको अरेंज किया गया। सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी ऑफ एलिमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम वर प्लेस्ड इन सब ग्रुप सेकंड ए एंड जिंक, कैडमियम एंड मरकरी वर प्लेस्ड इन सब ग्रुप सेकंड बी। तो इस तरह से इस मसले को भी हल किया गया। तो यानी कि हमारे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स थे, एक तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। दूसरा, नोबल गैसेस के लिए 8A ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी इंट्रोड्यूस किए गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि इन एलिमेंट्स को सेकंड ए में, जबकि इनको सेकंड बी में, इनके सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में को अरेंज किया। कि हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री। तो हमने ब्लॉक्स के बारे में बताना है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, आपको पता है 4 ऑर्बिटल हैं, S, P, D और F ऑर्बिटल्स। तो इस बेसिस पे फिर पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स और F ब्लॉक एलिमेंट्स।
अब एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, वो सारे एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? पीरियोडिक टेबल के ये जो फर्स्ट और सेकंड ये जो दो ग्रुप हैं एलिमेंट्स के, ये एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। अब इनमें से मैं एक मिसाल, जैसे मेरे पास है लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। अब इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ गए? एस में, तो ये एस ब्लॉक है। इसी तरह से सोडियम एटॉमिक नंबर 11 पहले शेल में 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s1। तो ये क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करते हैं एटॉमिक नंबर 12 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इन सब को अगर आप देखें तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, इसलिए ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट की हम बात करें, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर एस ऑर्बिटल ई.जी. ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए या ग्रुप 1 एंड 2 भी है। मॉडर्न कुछ पीरियोडिक टेबल में 1 2 लिखा हुआ था, इस तरह से नंबरिंग की हुई थी 1 से लेकर 18 तक। तो अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ये वाले एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, 13 14 15 16 17 18, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर है। देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर पी ऑर्बिटल ई.जी. ग्रुप थर्ड ए टू ग्रुप 8th ए। कुछ पीरियोडिक टेबल में थर्ड ए टू 8th ए लिखा हुआ है, कुछ में 13 से 18 लिखा हुआ है। अब इनकी एग्जांपल, जैसे बोरान है एटॉमिक नंबर 5, जैसे एल्यूमिनियम है एटॉमिक नंबर 13। अब हम बोरान की बात करते हैं 1s2 2s2 और 2p1। एल्यूमिनियम देखें, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर आ गया, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p1। इसके 3s2 और 3p1, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर आ गए, तो ये सारे एलिमेंट हैं ये p ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे और भी बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं जो कि p ब्लॉक एलिमेंट है। तो ग्रुप नंबर 13 से 18 p ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो एलिमेंट हैं ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में, जैसे स्कैंडियम है एटॉमिक नंबर 21। अब 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d1। तो इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर आ गए? डी में आ गए, तो इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट वो हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल के अंदर या एफ ऑर्बिटल के अंदर होंगे। इसमें कौन से एलिमेंट हैं? पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे बॉटम पे यहाँ पे एलिमेंट्स के दो अलग जो है वो सीरीज बनाए गए हैं, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इनकी दो क्लासेस हैं, एक लेंथेनाइड है और दूसरे एक्टिनाइड हैं। तो ये जो हैं ये लेंथेनाइड्स हैं, लेंथेनाइड्स, और ये जो हैं ये एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स चूंकि लेंथेनियम से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड्स कहलाते हैं, एक्टिनाइड्स चूंकि एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं इसलिए एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट इसलिए हैं कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं और इनको पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे अलग जगह पे रखा गया है। तो ये हमारे पास इस तरह से पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं और इसमें एलिमेंट्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है। और ये ब्लॉक किस बेस पे हैं? इनके ऑर्बिटल्स की बेस पे हैं कि पीरियोडिक टेबल में 4 किस्म के ऑर्बिटल्स हैं sp-df। तो उसी बेसिस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर हो एलिमेंट के, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट
वाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए पीरियोडिक टेबल में हमेशा डिक्रीज करता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जब हम एक पीरियड में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। इसकी रीजन क्या है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन से हैं? एक है साइज ऑफ एलिमेंट, दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट और तीसरा है न्यूक्लियर चार्ज। अब साइज ऑफ एलिमेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी का, यानी अगर एलिमेंट का साइज ज्यादा है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी, और अगर एलिमेंट का साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। इस चीज को नोट करना है। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट जो है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी का, यानी शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होना है, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगी तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना है? बढ़ना है। इसी तरह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी का, यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो अब सवाल यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। वजह क्या है? डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज करता है? डाउन द ग्रुप इसलिए डिक्रीज करता है कि डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में क्योंकि एलिमेंट्स के नए शेल्स ऐड होते जाते हैं, तो नए शेल्स ऐड होने की वजह से एलिमेंट्स का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, एलिमेंट के साइज का, तो फिर इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और इसी तरह से डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी हमेशा इंक्रीज करता है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है तो उस वजह से भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज होती जाती है। तो ये दो रीजन है, साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। ये दो चीजें हैं, एक तो साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, नंबर दो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा डाउन दी ग्रुप। फॉर दिस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करेगा। रीजन इसके क्योंकि मैंने रिलेशनशिप इनका मैंने ऊपर दिया हुआ है, तो आप ये रिलेशनशिप पहले नोट करके उसके बाद ये लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अब फिर हम बात करते हैं ये इसकी डाउन द ग्रुप इसके डिक्रीज होने की वजह, तो यही है कि दो चीजें इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। उसके बाद है हम पीरियड की बात करते हैं। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जैसे मेरे पास है दूसरे ग्रुप के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 और 10। अब लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो फिर एटम का साइज डिक्रीज करता है। तो लेफ्ट टू राइट दो चीजें हो रही हैं, एटम का साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के, और अगर साइज जो है वो डिक्रीज करेगा तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। साइज का डिक्रीज करना और न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज करना ये रीजन है किसकी, कि इसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में इंक्रीज करता है, क्योंकि मेनली यहाँ पे जो वजह आती है वो यही है कि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाते हुए देखें 3, 4, 5, 6 इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉनों की तादाद जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जब प्रोटॉनों की तादाद इंक्रीज करता है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों के दरमियान इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता जाएगा, और साइज के डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज यूजुअली शोन विद अ पॉजिटिव साइन, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो सेकंड वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसका जो साइन है वो नेगेटिव है, लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसमें देखें एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड किया था, अब इसी यूनी नेगेटिव आयन के अंदर जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है उसका साइन जो है वो पॉजिटिव है। इस तरह क्यों है
ये पूछा गया है। तो देखें यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि सिमिलरली चार्जेस स्पीशीज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना था ऑक्सीजन के या कोई भी एलिमेंट है उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है। तो ये ऑक्सीजन है, फर्ज करते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड करेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसके दौरान एनर्जी हमेशा रिलीज हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका साइन हमेशा नेगेटिव होता है, उसमें एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इस कदर ज्यादा है कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। जिस तरह से when first electron is added in valence shell of an atom, energy is released. It is because force of attractions are produced between nucleus and incoming electron. तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी के साथ ऐड हो जाएगा और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसके साथ जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो अब ये पहले तो ऑक्सीजन का एटम था, अब इसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये ऑक्साइड आयन में चेंज हो गया। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। देखना जरा, ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसी नेगेटिवली चार्ज आयन जो कि यूनी नेगेटिवली चार्ज आयन है, एक नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, अब इसके साथ जब हम एक और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं तो सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये जो यूनी नेगेटिव आयन है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और रिपेल्सिव फोर्सेस इनके दरमियान पैदा हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बजाय इसको रिपेल करने लग जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो हमने फोर्सफुली इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, यानी हमने क्या करना है, अब एनर्जी देना है। बजाय एनर्जी खारिज होने के एनर्जी हम देंगे इसको, तब हम एनर्जी देकर इस इलेक्ट्रॉन को जबरन फोर्सफुली इसके साथ ऐड करेंगे। बट व्हेन वी ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन इन यूनी नेगेटिव आयन, ये पहले से अब यूनी नेगेटिव आयन है, जब इसके साथ हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे the incoming electron is repelled by the negative ion। जो नेगेटिव आयन है ये इस इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। सो एनर्जी इज नाउ रिक्वायर्ड टू ऐड द सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा हम एनर्जी दे देते हैं, एनर्जी खर्च करना पड़ता है। फॉर दिस द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज यूजुअली शोन विद अ पॉजिटिव साइन। यानी मुख्तसर ये कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड आसानी के साथ हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस आसानी के साथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे तो वो जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को चार्ज सेम होने की वजह से रिपेल करने लग जाएगा। अब जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी जो है वो ज्यादा देंगे, हमें एनर्जी देना पड़ेगा उसको फोर्सफुली ऐड करने के लिए। तो इसलिए जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वाई मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप। जब पीरियोडिक टेबल में हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर जो है एलिमेंट का वो इंक्रीज होता जाता है। वजह क्या है? देखें, मेटेलिक करेक्टर जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है एटम के साइज के साथ। अगर एटम का साइज लार्ज है, एटम का साइज अगर लार्ज है तो मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है। अब मेटेलिक करेक्टर है क्या कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जितने आसानी के साथ लूज करेगा
उतना ही उसका मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो ज्यादा है। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो मेटेलिक करैक्टर है। एक एलिमेंट जितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही उसका मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है। और एक एलिमेंट आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन कब लूज कर सकता है, जब उसका साइज बड़ा होगा। एलिमेंट का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ जो है वो लूज कर सकता है, और अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी के साथ लूज नहीं कर सकता। यानी छोटे साइज के एलिमेंट का मेटेलिक करैक्टर जो है वो हमेशा कम होता है, बड़े साइज के एलिमेंट का मेटेलिक करैक्टर हमेशा ज्यादा होता है। मीन्स के मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज के ऊपर। जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन दी एक ग्रुप आते हैं तो फिर एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि नए शेल्स ऐड होते जाते हैं। जैसे हम पहले ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, वैसे पहले ग्रुप में कंसीडर भी नहीं होता, हो भी जाता है। तो हाइड्रोजन लिथियम मेटल नहीं है, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। जब हम डाउन दी ग्रुप आएंगे तो एलिमेंट्स का साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नए शेल्स ऐड होते जाएंगे। अब इसका एक शेल होता है, लिथियम के 2 शेल, सोडियम के 3, पोटाशियम के 4, रुबिडियम के 5, सीजियम के 6 और फ्रांशियम के 7 शेल्स होते हैं। तो जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब शेल्स इंक्रीज होते हैं तो फिर एटम का साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाता है। इस वजह से मेटेलिक करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। यानी सीजियम जो है वो इस ग्रुप में सबसे एक बेहतरीन मेटल है, लिथियम से बेहतरीन मेटल है, सोडियम से भी बेहतरीन मेटल है। इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इसका ज्यादा है। वजह क्या है कि इसका साइज बड़ा है। तो जवाब है मेटेलिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है, साइज कम है तो मेटेलिक करैक्टर कम है। बिकॉज लार्जर साइज्ड एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, क्योंकि लार्जर साइज के जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज करते हैं, और मेटल्स की तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। When we move down the group, size of elements increases due to increase in number of shells. Shells में इजाफे की वजह से एलिमेंट का साइज जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। सो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यही वजह है कि मेटेलिक करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप पे इंक्रीज करता है। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है why ionic radii of a negative ion is larger than the size of their parent atom। तो आयनिक रेडियाई एक नेगेटिव आयन का यानी एक एनायन का बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फ्लोरीन जो है एटम है, यहाँ पे फ्लोरीन के एटम का जो साइज है 72 पाइकोमीटर, जबकि फ्लोराइड आयन यानी नेगेटिव आयन जो इसका है, इसका जो साइज है वो है 136 पाइकोमीटर। तो साइज ज्यादा है, नेगेटिव आयन का साइज इसके पेरेंट एटम से ज्यादा है। रीजन आपसे पूछ रहा है ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे 2 फैक्टर हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर 1, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, फर्ज करते हैं ये मेरे पास फ्लोरीन का एटम है, इसके साथ जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, देखें ये इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज रखने वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेकर आऊँगा तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनों और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपेल्सिव फोर्सेस पैदा होंगे, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन रिपेल्शन में इजाफा होगा। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मजीद रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के आपस में रिपेल्शन में इजाफे की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर है कमजोर हो जाएगा।
न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से एटम जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, इसका साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। एक तो रीजन ये है। नेक्स्ट एक और रीजन ये है कि जब हम एक एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो वैसे तो आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद इक्वल होती है। नॉर्मल कंडीशन में एटम में तो होता ही इक्वल है, लेकिन आयन में इक्वल नहीं होता। नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों से बढ़ जाता है, जबकि पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों से कम हो जाता है। यहाँ पे केस है नेगेटिव आयन का। नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों से बढ़ जाता है, तो फ्लोरीन जो है इसके पास 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, जबकि फ्लोराइड आयन के पास 9 प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड आयन के पास 10 है। अब इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों की तादाद से ज्यादा है, तो एक इम्बैलेंस कायम हो गया है। इस इम्बैलेंस की वजह से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज एक्सपेंड करता है। देखते हैं, देयर आर टू रीजंस। कौन से हैं? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, जब एक एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है? इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस देन इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों की तादाद से इंक्रीज करता है। जैसे फ्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 9 है। नंबर 2, electron repulsion forces also increases when we add an electron in an atom। इसी तरह से जब हम एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के आपस के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्सेस, वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये दो रीजन है। इन दो रीजन की वजह से बोथ द अबव फैक्टर्स causes to increase the ionic radii of negative ion। तो ये जो दो फैक्टर है ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, तो ये नेगेटिव आयन के साइज को इंक्रीज करने का सबब बनते हैं। देन ऑफ इट्स पेरेंट एटम है। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट्स अलोंग द शॉर्ट पीरियड। पीरियोडिक टेबल के जो शॉर्ट पीरियड्स हैं, शॉर्ट पीरियड अब कौन से हैं? पीरियड नंबर 3 और पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 जो है, ये पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट पीरियड्स हैं। तो इनमें से एक शॉर्ट पीरियड तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम से लेकर नियान तक। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने वेरिएशंस बताने हैं किस चीज़ में? मेल्टिंग पॉइंट्स के अंदर। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले हमने देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक उसमें मौजूद जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरे उसमें वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने वैकेंसीज होते हैं? अब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? तकरीबन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ही हैं। जैसे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन्स कि इसके पास एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। अब यहां सिर्फ लिथियम के पास नहीं, बल्कि लिथियम के इस ग्रुप में नीचे जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, तो यहाँ नीचे तक सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर, उन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मीन्स के उनके पास एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा, और बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो ये ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इस फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है एक शॉर्ट पीरियड के अंदर। इसी तरह से ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट है,
इनके पास 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जो है बोरान फैमिली, इन सब के पास 3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन सब के पास 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इट्स मींस कि जब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली 1 बाय 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं एक पीरियड के अंदर, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाएंगे। मींस के जब हम लेफ्ट टू राइट एक शॉर्ट पीरियड में चलते हैं, जैसे हम अगर सेकंड पीरियड की बात करें, तो लिथियम से कार्बन तक तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। रीजन क्या है कि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन कार्बन के बाद यहां से आगे एक और फैक्टर इन्वॉल्व है, वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। अब वैकेंसीज से क्या मुराद है? देखें, एलिमेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। अब अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कम है और जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम होंगे वो उनको हम वैकेंसीज कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन है। मींस के इसके ऑक्टेट के कंप्लीट होने में अभी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो इट्स मींस के इसके पास 3 वैकेंसीज हैं। इसके वैकेंसीज कितने हो गए? 3। इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अब इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 वैकेंसीज है। इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने से 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है और ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने में, तो इसलिए इसके पास 1 वैकेंसी है। अगर हम नियॉन की बात करें तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, इट्स मींस के इसके पास कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमेशा 0 होता है। इनके पास कोई वैकेंसीज नहीं है। अब वैकेंसीज जो है आपको समझ आ गए होंगे कि वैकेंसीज क्या है वैलेंस शेल में। अब नेक्स्ट बात यह है कि वैकेंसीज जो है, जिस कदर वैकेंसीज ज्यादा होंगे मेल्टिंग पॉइंट उस कदर ज्यादा होगा। यानी अब अगर हम यहां से आगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अब वैकेंसीज की तादाद कम होती जा रही है। मींस के नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन क्या, इस ग्रुप में सारे एलिमेंट नाइट्रोजन के जो ग्रुप के अंदर होंगे वो सबके उन सबके वैलेंस शेल में 3 वैकेंसीज होते हैं। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 2 वैकेंसीज, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 वैकेंसी और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कोई वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसीज नहीं है या वैकेंसीज कम होते जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते जाएंगे। यानी कि वैकेंसीज इन वैलेंस शेल इस तरह से है कि अगर वैकेंसीज ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और वैकेंसीज कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम। यही वजह है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है ग्रुप 16, 17 और 18 से। अगर हम पूरे ट्रेंड की बात करें तो ये है कि ग्रुप नंबर 1 से लेकर 14 तक चूंकि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते जाते हैं। लेकिन 14 के बाद ट्रेंड तब्दील होना शुरू हो जाता है। 15 से आगे फिर ये मेल्टिंग, इवन के 14 का ज्यादा से ज्यादा है ग्रुप 14 के एलिमेंट का, 15 का ग्रुप 14 से कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। और ग्रुप 14 से आगे जितने भी एलिमेंट हैं अब इनके क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन से नियॉन तक जब हम जाते हैं तो यानी कि ग्रुप नंबर 15 से 18 तक जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते होते इवन के ये जो लास्ट जो नोबल गैसेस आते हैं तो फिर वैकेंसीज चूंकि खाली हो जाते हैं, कोई वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी खाली तो नहीं हो सकते, वैकेंसी जो है वो सारे के सारे फिल हुए होते हैं, तो फिर यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं। इस वजह से क्या हुआ होता है, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इनका मेल्टिंग पॉइंट इस कदर कम होता है कि ये अमूमन रूम टेम्परेचर के ऊपर सारे गैसेस की हालत में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है हमने, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन 2 चीजों के ऊपर, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। इन 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें किस तरह से
अब हम बात करते हैं एक शॉर्ट पीरियड की। along a short period melting point of element increases from group 1 to group 4। इसको आप 14 को ग्रुप 4 भी कह सकते हैं, फोर्थ ए ग्रुप। अगर आप उस हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये ग्रुप फर्स्ट ए है और ये फोर्थ ए है। या फिर यहाँ पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात क्योंकि नहीं कर रहे हैं, हम तो शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट पीरियड में ग्रुप 1 है, 2 है, 13 से 14 तक है। फिर तो 13 से 14 तक क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 4, ग्रुप 14। ग्रुप 1 से ग्रुप 14 तक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया था कि ग्रुप नंबर हमें इनके वैकेंसीज की तादाद बताता है। उसके बाद है आफ्टर ग्रुप 14, यानी ग्रुप 4 के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम ग्रुप 15 टू ग्रुप 18। अब वैकेंसीज की तादाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब वैकेंसीज की तादाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 15 टू 18। नेक्स्ट है कि लास्ट में इस कदर जाके, क्योंकि वैकेंसीज तो होते नहीं है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स में नोबल गैसेस के अंदर, इसलिए नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स फॉर दिस दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट इस कदर कम होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे गैस की हालत में पाए जाते हैं। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर वाइल ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं। अब एक स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जबकि एक फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। डायमंड की सूरत में वो कंडक्टर नहीं है, जबकि ग्रेफाइट की सूरत में ये एक अच्छा कंडक्टर है। ये ग्रेफाइट आपने सबने स्टूडेंट्स ने देखा होगा, जो आप कच्ची पेंसिल यूज करते हो उसके अंदर जो रॉड लगा हुआ होता है जिससे आप लिखते हो, ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, और ये कार्बन के एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब बात करते हैं कि कंडक्टर ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर है, डायमंड कंडक्टर क्यों नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, इनमें से कोई एक चीज हो तो चीज जो है वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। नंबर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो चीज एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है, कोई भी सब्सटेंस हो तो वो कंडक्टर बन जाता है। नंबर 2 जो है फ्री आयंस। तो ये जो दो चीजों, इन दो चीजों में से किसी के पास अगर एक चीज है तो वो कंडक्टर बन जाता है। लेकिन ग्रेफाइट के पास कोई फ्री आयंस नहीं है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड तो है नहीं। ग्रेफाइट में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और डायमंड के अंदर भी कार्बन कार्बन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास तो है नहीं। और इसी तरह से डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि ग्रेफाइट के पास हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। असल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह यही है कि ग्रेफाइट में हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। इस वजह से डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक नॉन कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट जो है एक अच्छा कंडक्टर है। अब बात इनके स्ट्रक्चर की होती है कि इनके स्ट्रक्चर, इनका कुछ ऐसा है ग्रेफाइट का कि उस स्ट्रक्चर की वजह से उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री रहता है। देखिए यहां पे मैं बना रहा हूं कि डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कार्बन 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 और ये कार्बन। देखें हर सेंट्रल कार्बन जो है, ये सेंट्रल कार्बन है, हर कार्बन फर्दर यहाँ पे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर चेक करें, एटॉमिक नंबर है 6। इसका जो इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ये हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये और ये और ये, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप डायमंड के ऊपर गौर करें तो डायमंड में चूंकि कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं और हर कार्बन जो है वो 4
फर्दर कार्बन के साथ अटैच होता है। तो बाकी ये कार्बन भी ऐसे हैं, सब के सब इसी तरह, जैसे ये सेंट्रल कार्बन अरेंज है तो इस तरह से ये बाकी भी इसी तरह से अरेंज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बॉन्ड में इन्वॉल्व है, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे डायमंड जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, उसका टेट्राहेड्रल शेप है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन चीजों की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व है, कोई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बात अगर करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल शेप बनाता है, टेट्राहेड्रल नहीं बनाता। किस तरह से देखें, ये एक ग्रेफाइट का एक कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, देखें इस तरह से। एक सेंट्रल कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 कार्बन। देखें इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमेशा इसका फ्री रहता है इसके पास, जो कि बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता। अब सिर्फ इस कार्बन नहीं, सारे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब इसका जो शेप हेक्सागोनल है वो इस तरह बनता है, देखें ये बन गया और इसी तरह से एक और कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। देखिए जरा, ये कार्बन भी कितने कार्बन के साथ अटैच है, फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसी तरह से यहाँ पे एक और कार्बन है और ये कार्बन भी इस तरह से बॉन्ड में इन्वॉल्व है दूसरे कार्बन के साथ, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, लेकिन डायमंड के ग्रेफाइट के अंदर कार्बन हेक्सागोनल शेप बनाता है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री, हेक्सागोनल शेप या ज्योमेट्री बनाता है और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है हर कार्बन के पास। इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो हेक्सागोनल कार्बन के शेप्स बनते हैं वो लेयर्स बनाते हैं, एक दूसरे के साथ लेयर्स बना के अरेंज हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब इनके पास, इसमें हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, फ्री आ रहा है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने रीजन लिखे हैं। इन डायमंड के अंदर क्या है, all 4 valencies valence electron of carbon are involved in bonding। इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखें इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा जी, ईच कार्बन एटम फॉर्म 4 बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। देखिए हर कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाता है। देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। असल कहानी ये है कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व है। वाइल इन केस ऑफ ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट के केस में क्या है, ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट विद 3 अदर कार्बन एटम्स। देखें ये एक कार्बन है और ये 3 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन इज फ्री। अब इसमें क्या है कि हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, टू मूव, फ्रीली मूव कर सकता है। इट्स ज्योमेट्री इज हेक्सागोनल एंड देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हेक्सागोनल मतलब 6 कोनों वाला। देखें ये बेंजीन शेप जैसे हेक्सागोनल जो है ये 6 कोनों वाला है। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है। उसके ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब इन्हीं जो इनके ऊपर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। वाइल डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर, डायमंड एक नॉन कंडक्टर है क्योंकि डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why d and f block elements are called transition elements, give reason। हमने रीजन देना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाते हैं d और f ब्लॉक एलिमेंट्स को।
इसके पीछे दो रीजन है। नंबर वन, पहले तो हम देखेंगे कि ट्रांजिशन है क्या, ट्रांजिशन का मतलब क्या है। ट्रांजिशन का मतलब है दरमियानी स्टेट। कोई चीज जब इंटरमीडिएट स्टेट के, दरमियानी स्टेट के या इंटरमीडिएट कंडीशंस में होता है तो उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। मसलन कोई चीज है मेरे पास, कंपाउंड है या कोई एनीथिंग है, वो फेज 1 में है लेकिन वो फेज 2 में जाना चाह रहा है, फेज 2 में, फेज 1 से फेज 2 में जाना चाह रहा है। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, ये इसका फाइनल कंडीशन है। लेकिन जब ये दरमियान में होगा, फेज 1 और फेज 2 के दरमियान दरमियान में होगा, तो इस स्टेट को हम इसका ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट यानी जो इंटरमीडिएट स्टेट होता है फेज 1 और फेज 2 के दरमियान, जो दरमियानी अरसा होता है, जो दरमियानी स्टेट होता है, उस फेज को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी आम जुबान में आप कह सकते हैं कि जब एक चीज तब्दीली के मरहले से गुजर रहा होता है, यानी तब्दील भी नहीं हुआ होता मुकम्मल तौर पे और अभी जीरो पे भी नहीं है, तो एक दरमियानी रास्ते में से गुजर रहा है लेकिन रास्ते के दरमियान में है, अभी मुकम्मल उन्होंने सफर नहीं तय किया हुआ, कंप्लीट अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा हुआ, तो इस दरमियानी स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो एक दरमियानी स्टेट होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट दो वजूहात के बेस पे कहा जाता है। नंबर वन, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट को देखें तो इनके डी और एफ ब्लॉक जो हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, इनके ये जो डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं ये अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं। मींस के डी में वैसे टोटली 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इनमें कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो है D1 से लेकर D9 तक हो सकते हैं, D10 भी हो सकता है, जैसे जिंक है तो D10 भी है। लेकिन क्योंकि ये अभी तक फिलिंग के मरहले में होता है, इनका D ऑर्बिटल या इनका F ऑर्बिटल अभी तक फिलिंग के प्रोसेस में होता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट यानी इनके डी और एफ जो ऑर्बिटल है अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एक तो रीजन ये है, और दूसरा रीजन ये है कि ये पीरियोडिक टेबल के इनको दरमियान में जगह दी गई है। किसके दरमियान में? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के दरमियान में इन एलिमेंट्स को रखा गया है। तो इसलिए भी क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंडीशन के ऊपर है, इंटरमीडिएट लेवल पे है, एक दरमियानी स्टेज के ऊपर है, इसलिए भी इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान है। तो रीजन दो है, देयर आर टू रीजन। नंबर वन, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, फिलिंग के प्रोसेस में होते हैं, अभी तक कंप्लीटली फिल नहीं हुए होते, इसलिए क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाता है, इसलिए भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और नेक्स्ट दूसरा रीजन ये है कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लीव बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर डी ब्लॉक को देखा जाए तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, पीरियोडिक टेबल के नीचे हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक के दरमियान में जगह दी गई है, इसलिए भी ये ट्रांजिशन है। elements of periodic table D and F block elements leave between S and P block elements of periodic table. It means कि ये above जो दो रीजन हमने दिए हैं, they are in a phase of transition, क्योंकि ये ट्रांजिशन के मरहले में होते हैं। For this they are called transition element। अब इन्हीं दो रीजंस की वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें और शॉर्ट क्वेश्चन नोट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो। नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो क्यों होता है? अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉनों की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है। यानी बाज़ औक़ात जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जो हैं उनका जो
ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होता है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। सो ऑन कि ऑक्सीडेशन स्टेट अमूमन या तो इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसके बराबर ही होगा जैसे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का। या फिर वैकेंसीज इन दी वैलेंस शेल में जितने वैकेंसीज होंगे, वैकेंसीज मींस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने से एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वैकेंसी 1 है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होगा। इसी तरह से अगर ऑक्टेट मुकम्मल करने से 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होगा। जैसे मैं अब अगर बात करते हैं पहले ग्रुप के एलिमेंट की, सोडियम की, तो इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में जो है 8, बल्कि और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, यानी ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 12 है, इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस तरह से नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो अमूमन इक्वल होता है किस चीज के, ऑक्सीडेशन स्टेट के। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट जाएंगे ग्रुप 14 से आगे तो वैकेंसीज का चक्कर आता है। वैकेंसीज इन वैलेंस शेल में कितने वैकेंसीज होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने से इसके 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके पास 3 वैकेंसीज हैं, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 ये शो करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके वैलेंस शेल में पहले शेल में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए इसके पास 2 वैकेंसीज हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इसी तरह से जाएंगे फ्लोरीन के ऊपर, एटॉमिक नंबर 9 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट मुकम्मल करने से 1 वैकेंसी जो है इसका वो कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए इसके पास 1 वैकेंसी है। इसी तरह से अगर हम नोबल गैस यानी नियान पे जाएंगे, एटॉमिक नंबर 10 है, पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास जो है वो कोई वैकेंसी नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है। तो क्या है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है और वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल के ऊपर। चूंकि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में ना तो कोई वैकेंसी मौजूद नहीं है और इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड मींस कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होता है। जैसे नियॉन जो है, इसकी अगर हम बात करें, इसके पहले शेल में एटॉमिक नंबर 10 है, पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीट है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नोबल गैसेस जितने भी होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी इनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ना इनके पास कोई वैकेंसी होता है, ना इनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद वैकेंसीज इन वैलेंस शेल्स। बिकॉज नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स, इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जैसे नियॉन के केस में इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन मींस के इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल होते हैं। तो नोबल गैस जितने भी होते हैं इनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। फॉर दिस दे हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे नियॉन जो है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, मींस के इसके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इसी तरह से आर्गन, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, मींस के इसका वैलेंस शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है। सो ऑन, जब हम नोबल गैसेस में नीचे की तरफ जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो सब के सब जितने भी नोबल गैसेस हैं इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना लूज करते हैं और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कंट्रोल द एटॉमिक साइज ऑफ 6th एंड 7th पीरियड। पीरियोडिक टेबल के 6th और 7th पीरियड में आते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स।
लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनके साइज में वाजे डिक्रीमेंट आ जाता है, वाजे तौर पर इनके साइज एलिमेंट्स के कम होते चले जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने रीज़न बताना है कि ये ऐसे होता क्यों है और ये फिर किस तरह से ये जो है 6 और 7 पीरियड के एलिमेंट जो है उनके साइज को कंट्रोल करके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रोल कंट्रैक्शन जो है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इनके साइज जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज तो वैसे भी लेफ्ट टू राइट जब हम एक पीरियडिक टेबल में एक पीरियड में चलते हैं तो साइज एलिमेंट्स के डिक्रीज होते हैं, लेकिन ये केस जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के मामले में ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वाजे है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पहले है क्या, देखें जब हम 6th और 7th पीरियड में दाखिल होते हैं, जब लेंथेनाइड स्टार्ट होते हैं, लेंथेनियम के बाद स्टार्ट होते हैं, तो एटॉमिक साइज में एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज जो है वो वाजे तौर पर डिक्रीज होने लग जाते हैं। तो साइज के इस तरह से डिक्रीज होने के प्रोसेस को हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। Gradual decrease in the size of lanthanides with increase in atomic number is called lanthanide contraction। अब इस कंट्रैक्शन के वजूहात क्या है? वजह यह है कि जो f ऑर्बिटल है पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स के जो f ऑर्बिटल्स होते हैं उसका साइज काफी बड़ा होता है बाकी ऑर्बिटल्स की निस्बत, क्योंकि लेंथेनाइड्स में f ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जब f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं तो f ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होता है। जब f ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर रहते हैं f ऑर्बिटल्स के अंदर। तो जब रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगे तो जाहिर है फिर शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, और जब शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कॉजेज यही है, कॉजेज ऑफ कंट्रैक्शन। इट इज ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, दैट डिक्रीजेज शील्डिंग इफेक्ट इन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में शील्डिंग इफेक्ट को कम कर देता है। ड्यू टू डिक्रीज शील्डिंग इफेक्ट, force of attraction increases between nucleus and outermost electrons and size of element decreases significantly। तो क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है एटम के जो साइज है वो सिग्निफिकेंटली वाजे तौर पर डिक्रीज होने लग जाते हैं। This effect is very significant in 6th and 7th period of periodic table। ये 6th और 7th पीरियड में ये इफेक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आ जाते हैं और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के f ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं। That is why this effect control the atomic size of 6th and 7th period। ये 6th और 7th पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक साइज ये इफेक्ट कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स के चेंज होते हैं, बट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन अ ग्रुप, लेकिन एक ग्रुप में तकरीबन सेम रहते हैं। गिव रीजन, वजह बताएं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसके नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी है, और उसके बाद उसमें वैकेंसीज कितने हैं, वैकेंसीज इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल, उसके वैलेंस शेल में कितनी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज मींस कि उस
का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन उसे दरकार है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। यानी ये चीज हमें कैसे पता चलता है, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। और जब हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुसलसल चेंज होते जाते हैं। जैसे मैं अगर सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो अब देखें जरा, इसके पहले शेल में लिथियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 1, बेरिलियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 2, बोरान के पहले शेल में 2, दूसरे में 3 और कार्बन के पहले शेल में 2, दूसरे में 4, सो ऑन यहाँ तक हम पहुंचेंगे। तो जो नियॉन है इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस बात से ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इनके वैलेंस शेल में, इसके जो लिथियम है इसके वैलेंस शेल में 2, बेरिलियम के वैलेंस शेल, लिथियम के वैलेंस शेल में 1, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2, बोरान के वैलेंस शेल में 3, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, सो ऑन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7 और नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इससे वाज़ेह है कि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है वो एक पीरियड के एलिमेंट्स जो है इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है वो चेंज होती जा रही है। तो जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद चेंज हो जाती है तो जाहिर है एक तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों की तादाद चेंज हो जाती है, फिर उनमें वैकेंसीज की तादाद भी चेंज हो जाती है, तो इसलिए उनका फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होता जाता है। तो जैसे अब ये लिथियम सिर्फ नहीं है, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे जैसे लिथियम है, सोडियम है, जो है पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, उन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स के एक ग्रुप में एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्रुप के एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम जो है एटॉमिक नंबर 11, पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 और रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, सो ऑन नीचे भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले शेल में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया वैलेंस शेल में, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटाशियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1। तो अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट तकरीबन जो है वो सेम होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद यहाँ पे हम यही कह रहे हैं। तो जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद चेंज हो रही है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते जाते हैं। रीजन यही है कि एक पीरियड के जो एलिमेंट हैं इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद चेंज होती जाती है, लिहाजा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं रहते, चेंज होते जाते हैं। जबकि एक ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम रहती है। इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम रहने की वजह से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट तकरीबन सेम होते हैं। यानी लिथियम और पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है। तो रीजन यही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कीप चेंजिंग अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में जाते हुए चेंज होते जाते हैं। सो देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो चेंज, इसलिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम ग्रुप इज ऑलवेज सेम। एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। दैट इज वाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप रिमेन सेम। एक ग्रुप में एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन जो हैलाइड्स होते हैं
इनके आयनिक कैरेक्टर में कमी आती जाती है। हैलाइड्स अब क्या है, हेलोजन के जो हेलोजेंस के दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड्स हैं, जैसे NaCl ये एक हैलाइड है, MgCl2 ये एक हैलाइड है, BeCl2 ये एक हैलाइड है, AlCl3 ये एक हैलाइड है, सो ऑन। तो ये जो हेलोजेंस हैं वो कह रहा है, ये जो हैलाइड्स हैं, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन हैलाइड्स की के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है ये डिक्रीज होता चला जाता है। रीजन क्या है? तो रीजन को देखने के लिए पहले हमने ये देखना है कि आयनिक कैरेक्टर डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है। देखें, ये एक हैलाइड है। अब इस हैलाइड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो सोडियम और क्लोरीन है। इसी तरह इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम और क्लोरीन है, इसके बेरिलियम क्लोरीन है, इसके एल्यूमिनियम और क्लोरीन है। तो जो एक एलिमेंट, एक कंपाउंड जो होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें बता देता है कि हमारे कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अगर तो इन कांस्टेंट एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो फिर उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अमूमन इसका क्राइटेरिया है 1.7 से अगर ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो उसमें मेनली आयनिक कैरेक्टर आती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो फिर इसके अंदर क्या आ जाती है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम हो तो फिर उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होती जाती है। अब होता यूं है कि जब हम पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, अच्छा जी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये फ्लोरीन जो है ये एक हैलोजन है, यानी इसके कंपाउंड्स इनके साथ जब बनते हैं, लिथियम के साथ, बेरिलियम के साथ, बोरान के साथ, सिर्फ यहाँ फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन भी यहाँ नीचे इसी फैमिली के अंदर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन वो भी है, हैलोजेंस हैं। तो ये फर्ज करते हैं ये सारे हैलोजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन। तो लिथियम और फ्लोरीन के दरमियान अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मवाजना करें तो काफी ज्यादा है इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होते इंक्रीज होते चले जाते हैं। अब लिथियम और फ्लोरीन चूंकि इनके दरमियान का फासला काफी ज्यादा है इसलिए इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा है। इसी तरह से बेरिलियम और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बनिस्बत लिथियम और फ्लोरीन के कम है। इसी तरह से बोरान और फ्लोरीन के दरमियान इनकी निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान इनकी निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मजीद कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये जो हैलाइड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी डिक्रीज होता जाता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होता जाता है तो फिर आयनिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होती चली जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो आयनिक कैरेक्टर भी कम है। रीजन यही है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एलिमेंट्स के दरमियान जितने डिस्टेंस का डिफरेंस कम होता जा रहा है उतने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम होता जाएगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, ग्रेटर विल बी इट्स आयनिक कैरेक्टर, तो इसका आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। अदरवाइज दूसरे तरीके से हम सोचेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, तो रीजन ये है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे इस पीरियड में हम जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इंक्रीज होता जाता है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है
और ऑक्सीजन अगर 3.5 है तो इनमें सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम का मुझे याद नहीं आ रहा, काफी ज्यादा है, काफी कम है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, तो इनके दरमियान फिर डिफरेंस भी फ्लोरीन और लिथियम के दरमियान काफी ज्यादा होना है। अच्छा जी, तो क्या होता है, electronegativity difference of elements goes on increasing and electronegativity difference between the constant elements of halides goes on decreasing। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हैलाइड्स और एलिमेंट्स के दरमियान, कांस्टेंट एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो डिक्रीज होता जाता है। सो आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। इसलिए एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयनिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है।